हेलो स्टूडेंट, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 4 फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स, cone of friction, equilibrium of a body lying on a horizontal plane, equilibrium of a body lying on a rough inclined plane। ठीक है। कैलकुलेट ऑफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ inclined plane subjected to a force acting along the inclined plane horizontal at some angle with the inclined plane। देखिए, हम पढ़ते हैं इसके बारे में फ्रिक्शन के। हम जानते हैं कि जब दो चिकने पिंड संपर्क में होते हैं तो एक पिंड की दूसरे पिंड से प्रतिक्रिया उनके संपर्क तल के लंब रूप में होती है। इस स्थिति में संपर्क सतह के समांतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु वास्तव में कोई भी पिंड का पूर्णतया चिकना होना संभव नहीं होता। पिंडों की सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखने से पता चलता है कि प्रत्येक पिंड की सतह पर खुरदरापन होता है तथा उस पर असंख्य उभार तथा गड्ढे होते हैं। चित्र में दिखाया गया है। देखिए, इस चित्र में देखिए, एक पिंड ए ऊपर रखा हुआ है, बी नीचे देखा गया है। तो इसमें देखिए कितनी इरेगुलरिटी है सतह पर। जब चित्र में देखें, जब एक पिंड दूसरे पर रखा जाता है तो एक पिंड के उभार दूसरे पिंड के गड्ढे में धंस जाते हैं। इस अवस्था में जब पिंड ए पर कुछ बल P लगाकर उसे दूसरे पिंड B पर फिसलाने का प्रयास किया जाएगा तो इन उभारों तथा गड्ढों के विपरीत दिशाओं में असंख्य बल, देखिए ये F1, F2, F3 कार्यरत हो जाएंगे। P दूसरी दिशा में फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो ये विपरीत दिशा में इसके असंख्य बल कार्य करने लगेंगे विरोध करने के लिए इसका, जो मिलकर संयुक्त रूप में मान F का स्पर्शीय बल दोनों सतहों के बीच लगाते हैं। मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, F के बराबर, तथा बाह्य बल P का विरोध करते हैं, यानी P का अपोज कर रहे हैं। ये इस समांतर तथा प्रतिक्रिया स्वरूप स्पर्शीय बल को घर्षण बल कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण तथा घर्षण बल। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयत्न करता है तो दोनों पिंड के संपर्क तल पर टेंजेंशियल यानी स्पर्शीय एक बल क्रिया करता है। देखिए, सतह इसकी कौन सी है, जो लाइनों के द्वारा दिखाई दे रही है, ये सतह है। इसके ऊपर पिंड रखा है। जब पिंड को हम आगे की ओर खींचेंगे तो इस पर क्या होगा, टेंजेंशियली पीछे की ओर एक बल लगेगा जो पिंडों की सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन या इसकी संभावना का विरोध करता है। ये विरोधी बल ही घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। इसका घर्षण बल देखिए पीछे की ओर दिखाया है, म्यू इंटू आर। घर्षण बल बराबर म्यू इंटू आर। सामान्यतः इस घर्षण बल को केवल फ्रिक्शन भी कहते हैं, इसे फ्रिक्शन भी कहते हैं। दो पिंडों या सतहों के उस गुण को जिसके कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है घर्षण कहते हैं। ठीक है। और आर क्या होगा, आर क्या है, यहाँ पे दे रखा है अविलंब प्रतिक्रिया, जो कि इसके द्रव्यमान भार के बराबर हो, इसके भार के बराबर होगी। आर बराबर mg होता है। ठीक है। नीचे W दे रखा है, W बराबर mg। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण को
दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनलुब्रिकेटेड सतहों में घर्षण और दूसरा है लुब्रिकेटेड सतहों में घर्षण। तो पहला देखते हैं अनलुब्रिकेटेड में असंस्नेहित सतहों पे घर्षण। दो असंस्नेहित सतहों के मध्य होने वाले घर्षण को ठोस घर्षण या शुष्क घर्षण कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा लुठन घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए इंग्लिश में नाम थोड़े सही दे रखे हैं। स्लाइडिंग मतलब एक दूसरी बॉडी पर सरकना और रोलिंग का कोई बॉडी एक सतह के सापेक्ष रोल कर रही है। जैसे कोई पहिया है सड़क पर चल रहा है तो वो रोल कर रहा है, रोलिंग हो रही है। स्लाइडिंग मतलब कोई बक्सा रखा हुआ है और हम किसी छत पर या फर्श पर खींच रहे हैं उसे, तो वो हो जाएगा स्लाइडिंग। रोलिंग हो गया मतलब पहिया का घूमना। अब देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण, जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है अथवा सरकता है तो इस स्थिति में होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। मैं समझा चुका हूँ। इसके प्रमुख उदाहरण है बुश बियरिंग, पैदल चलना, मालिश करना। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई पिंड किसी सतह पर लुढ़कता है या रोलिंग करता है तो उस स्थिति में घर्षण को लुठन घर्षण, रोलिंग घर्षण कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण बाल व रोलर व्हीलिंग, स्केटिंग, पहिया युक्त वादन आदि। यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि रोलिंग घर्षण का मान हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। अच्छा, ये बात ध्यान देने योग्य ठीक है। अब हम समझाते हैं इसके लिए क्यों है। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, कोई भी बॉडी होगी वो रोल सर्कुलर अवस्था में होगी तभी तो वो रोल कर पाएगी। जब रोल करेगी तो उसमें क्या होगा, उसका कम एरिया किसी सतह के संपर्क में आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करता है, एरिया ज़्यादा होने पर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, तो संपर्क सतह कम होने के चक्कर में उस पर कम घर्षण बल कम कार्य करेगा। अब देखते हैं लुब्रिकेटिंग सतहों में घर्षण। दो स्नेहित सतहों के मध्य होने वाले घर्षण भी दो प्रकार का होता है। पहला बाउंड्री और नॉन विस्कस घर्षण, दूसरा विस्कस घर्षण, श्यान घर्षण। अच्छा भैया पहला पढ़िए। बाउंड्री फ्रिक्शन, जब दो परस्पर रगड़ वाली सतहों के मध्य किसी तेल अथवा स्नेहक की एक पतली सी परत बनाई जाती है। ये प्रायः तेल सतहों द्वारा एब्जॉर्ब लिया जाता है तथा सीधे धातु तथा धातु से संपर्क नहीं हो पाता और घर्षण बल का मान कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार के घर्षण को बाउंड्री घर्षण कहते हैं। दूसरा देखते हैं विस्कस घर्षण, जब दो सतहों के बीच किसी स्नेहक तेल की मोटी परत या फिल्म बनाई जाती है तो सतहों के बीच कोई संपर्क बल नहीं होता तथा घर्षण बल के मान में काफ़ी भारी कमी आती है। इस प्रकार घर्षण श्यान घर्षण कहलाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण का हमारे दैनिक जीवन तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष महत्व है। मशीन व संयंत्रों के पुर्जे एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं, परिणाम स्वरूप घर्षण उत्पन्न होता है। इंजीनियरिंग कार्यकलापों में कुछ स्थानों पर घर्षण एक लाभदायक प्रक्रिया है जबकि कुछ स्थानों पर इससे हानि होती है। सभी प्रकार की फिसलन रहित चाल घर्षण के कारण ही संभव है। यह एक लाभदायक तथ्य है। रेलगाड़ियाँ, मोटर, ठेले सभी केवल इस कारण चल पाते हैं क्योंकि सड़क या रेल और इन यंत्रों के बीच पहियों के स्थान पर घर्षण उत्पन्न होता है। हम सब भी जूतों और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण चल फिर सकते हैं, अन्यथा पटक खाकर गिर पड़ें। पट्टा चालन
बेल्ट ड्राइव, ब्रेक, धुरे, क्लच आदि के सफल उपयोग और चालन के लिए घर्षण अपरिहार्य है। इसके विपरीत मशीन के चक्कों की चाल में घर्षण के कारण प्रतिरोध पैदा होता है, जिसके कारण उन्हें चलाने में लगने वाली शक्ति का अपव्यय होता है। घर्षण के कारण इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक मशीनों को प्रदत्त शक्ति का एक भाग घर्षण ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। घर्षण के प्रमुख लाभ तथा हानियाँ। पहला देखते हैं घर्षण के प्रमुख लाभ और हानियाँ। पृथ्वी तथा पैर की तली के बीच घर्षण के कारण चलना संभव है। रेल, मोटर तथा अन्य भारी वाहनों का चालन संभव है। वस्तुओं जैसे सीढ़ी आदि पर भूमि पर बिना फिसले टिका रहना ये घर्षण के कारण संभव है। बेल्ट ड्राइव, धुरे, क्लच, ब्रेक शू आदि का संचालन क्लिच मतलब घर्षण के द्वारा संभव है। माचिस, चकमक, पत्थर आदि द्वारा आग जलाना, वस्तुओं का लुढ़कना। अब देखते हैं हानियाँ। मशीनों आदि द्वारा प्राप्त यांत्रिक घूर्णन शक्ति का एक भाग घर्षण में नष्ट हो जाता है। प्रथम चालकों यानी प्राइम मूवर द्वारा विद्युत उपकरणों को दी जा रही यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग घर्षण में नष्ट हो जाता है। वस्तुओं को लुढ़काने व स्थानांतरित करने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। घर्षण जनित ऊष्मा के कुल पुर्जे डिफॉर्म हो जाते हैं। घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स पर पर्याप्त पैसा खर्च करना पड़ता है। घर्षण जनित घिसन के कारण पुर्जों का आकार आवश्यकता से कम हो जाता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। माना किसी रफ क्षैतिज मेज पर एक भारी पिंड रखा है। देखिए मान लीजिए मेज ये जैसे डैटेज लाइन के दिखाया गया है, ये पिंड रखा हुआ है इस पर, जिसको खींचने के लिए क्या बल फोर्स लगाया F। यदि P का मान कम हो तो हम देखेंगे कि पिंड गति नहीं करता। पिंड पर केवल 3 बल लगे हैं। पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, देखिए W नीचे की ओर कार्य कर रहा है। मेज की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन फोर्स मेज ऊपर की ओर लगा रही है जो R है। बाह्य बल P क्षैतिज दिशा में राइट हैंड की तरफ। चूंकि किसी भी बल का अपनी लंब दिशा में कोई वियोजित भाग नहीं होता, इसलिए WP को प्रभावहीन नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि क्षैतिज दिशा में P के प्रभाव को नष्ट कर रहा है। ये घर्षण बल ही होगा। यदि हम P को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि पिंड विरामावस्था में रहता है। इसका अर्थ हुआ कि F आगे बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि F भी बढ़ गया। यदि P को थोड़ा और बढ़ा दें तो पिंड गति नहीं करता। अतः स्पष्ट है कि P के साथ साथ F का मान कम कर दें तो पिंड विपरीत दिशा में गति नहीं करता, अर्थात P के साथ साथ F भी कम हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि केवल उतना घर्षण बल उत्पन्न होता है जितना लगाए गए बल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, न कम न ज़्यादा। अर्थात घर्षण एक स्वयंमंजक बल है। परंतु P को बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी अवश्य आएगी जब हम पिंड को खींचने में सफल हो जाएंगे, अर्थात F के बढ़ते रहने की एक सीमा है जिसके आगे वह नहीं बढ़ सकता। P को F
के इस अधिकतम मान से थोड़ा सा कम लेने पर पिंड गति नहीं करेगा और थोड़ा सा अधिक लेने पर गति करने लगता है। जब पिंड ठीक गति करने ही वाला होता है उस समय जितना घर्षण होता है उसे सीमांत फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत घर्षण अधिकतम घर्षण है जो कार्य कर सकता है। पिंड को गति होने पर भी घर्षण उपस्थित रहता है जो पिंड की गति में मंदन उत्पन्न करता है। इसको गति घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या समझाया है, इन्होंने समझाया है कि जैसे कोई पिंड किसी मेज पर रखा हुआ है, हमने पी फोर्स लगाया तो पहले थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये नहीं चालू हुआ, तो क्या हुआ, उतना फ्रिक्शन बढ़ गया। फिर और फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन का मान और बढ़ गया, और फोर्स लगाया और बढ़ गया। तो जितना फोर्स इसको चालू करने में, जस्ट चालू करने के लिए लगता है तो उतना मान फ्रिक्शन फोर्स का हो जाता है। ये समझा रहे हैं ये, ठीक है। चालू करने के बाद जहाँ तक चालू नहीं हो रहा है वहाँ तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और चालू होने के बाद कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, गतिक फ्रिक्शन। ठीक है, इससे अब आगे बढ़ेंगे।